गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था, हमने उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने देख लिया था, है ना। 6 नंबर का चैप्टर। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने उसमें बताया था आपको। हमने उसमें थोड़ा सा डीएनए के बारे में बता दिया था, कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमने बता दिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किसके बारे में? वही डीएनए का कुछ पार्ट्स जो कि हमें और बताना था, जैसे साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो डीएनए का जिन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया, डबल हेलिक स्ट्रक्चर्स, वो हमारे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, पिछला क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि सर ये एक डीएनए का हेलिक्स से अगर मैं बात करूँ, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसमें क्या होता है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। पेंटोज शुगर फॉस्फेट से जुड़ा होता है सर जी, हमने ये चीज़ पढ़ी थी पिछले क्लास में। पेंटोज शुगर फॉस्फेट से जुड़ा होता है, और मैंने बोला था कि डीएनए हेलिक्स में जो बैक बॉन्ड है वो कौन है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, है ना। हमने ये बात की थी। फिर उसके बाद दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ा होगा वो विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होगा। इतनी चीजें, इधर भी पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा। अब बच्चों, पिछला क्लास में जो चीज़ मैंने बताया था आपको, वो चीज़ थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने आपको शुगर के बारे में 2 बताया था। एक बताया था हमने राइबोज, और एक बताया था हमने डीऑक्सी राइबोज। क्या? डीऑक्सी राइबोज। राइबोज के केस में जो मैंने पेंटोज शुगर ड्रॉ किया था, वो मैंने ये किया था, ये किया था हमने ड्रॉ CH2OH H। मैंने राइबोज का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, और इसी में जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा वो OH के पास जुड़ेगा, और जो फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड जिसे हम फॉस्फेट बोल रहे हैं, वो कहाँ जुड़ेगा, ये कार्बन नंबर 5 पे। अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 1 2 गलत हो गया नंबरिंग, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 है। और कार्बन नंबर 5 से क्या, फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक है, अब बात ये है, जो इंपॉर्टेंट चीज समझाने की है, कार्बन नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है। किस पे? कार्बन नंबर 2 पे। अगर मैं डीऑक्सी राइबोज का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, यहां पर OH है, यहां पर H है, यहां पर H है, और यहां पर H है, और यहां पर H, OH और CH2OH H। इस केस में फर्क आपको क्या दिख रहा है कि भाई जो कार्बन नंबर 2 था वहां पे OH प्रेजेंट था, और कार्बन नंबर 2 जो है इसका डीऑक्सी राइबोज का, यहां पर क्या सिर्फ H प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है। तो आपको मैंने बोला क्या, डीऑक्सी राइबोज, इस वर्ड को थोड़ा तोड़िए, डीऑक्सी। डी मतलब होता है क्या, डिफिशियंसी होता है ना, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है पेंटोज शुगर में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज। और इसमें क्या, OH प्रेजेंट है, नॉर्मल केस में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइबोज। तो याद कीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो मतलब डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा वो ये वाला होगा। समझ में आई बात? जिसके सेकेंड नंबर कार्बन पे O एब्सेंट होगा। समझ में आई बात? इतनी चीजें क्लियर है। अब राइबोज, आरएनए का फुल फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो उस केस में राइबोज शुगर ये है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड में कौन सा, ये वाला केस होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर है। हमने ये बोला था कि जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, है ना, तो उसको हमने बोला था, जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा उसको हमने ईस्टर बॉन्ड बोला था। और एक फॉस्फेट जो दो को जोड़ा, 2 पेंटोज शुगर को, है ना, यहाँ पर तो नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, तो ये तो वो हो जाएगा ना लिंकेज। इधर की बात करते हैं। इधर मान लीजिए फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा 50 कार्बन से, तो ये ईस्टर बॉन्ड है,
और एक पेंटोस शुगर इधर भी है तो ये भी फॉस्फेट से जुड़ेगा, तो 2 ईस्टर बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आई बात। नेक्स्ट यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, जिस बॉन्ड के थ्रू, जिस लिंक के थ्रू नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आई बात। एन मतलब नाइट्रोजनस बेस, ग्लाइकोसिडिक एक तरह का पेंटोस क्या है, ग्लूकोज ही है, तो मतलब कि जो नाइट्रोजनस बेस और ग्लूकोज के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इतनी चीजें क्लियर है। एक्चुअल में बच्चों आपको याद क्या रखना है, जो बॉन्ड के बारे में याद रखना है, जो बॉन्ड के बारे में हमें याद रखना है, मोस्टली आपको 3 या 4 टाइप के बॉन्ड आपको याद रखने। कितने? 4 टाइप के बॉन्ड आपको याद रखने। एक तो आपको याद रखना है भाई ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, तो सर जो पेंटोस शुगर है उसके 5th कार्बन वाले OH यानी 5th कार्बन वाले का रिएक्शन होता है किसके, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और वहां से एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है और जाकर के क्या, ईस्टर बॉन्ड बनता है, जो हम पिछले क्लास में भी बता रखे हैं। तो दोनों तरफ पेंटोस शुगर जुड़ेगा तो एक फॉस्फेट दो ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन किया दोनों तरफ के पेंटोस शुगर से रिएक्शन करके, तो इसीलिए आप दूसरा नंबर पे क्या याद रखेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या याद रखेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आवाज आ जाती है नमान, आवाज आ जाती है, चुपचाप रहो। तो दूसरे नंबर पे क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आया बात। दूसरा नंबर आप याद रखेंगे। तीसरा बॉन्ड आप क्या याद रखेंगे, तीसरा बॉन्ड आप ये याद रखेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेस जिस लिंकेज से पेंटोस शुगर से जुड़ा हुआ था उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो ईस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक स्टेज। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस इस स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस से जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 4 के 4 आपको याद रखने हैं। नॉर्मली ईस्टर और फॉस्फोडाइस्टर समझ लो एक ही बॉन्ड है, एक तो ये याद रखने हैं, दूसरा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि नाइट्रोजनस बेस को पेंटोस शुगर से जोड़ रहा था उसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद 4th नंबर पर H बॉन्ड जो कि 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर आपस में दोनों स्ट्रैंड को जो जोड़ के रखेगा। समझ में आई बात। ये चीज तो था हमारा थोड़ा सा पिछला क्लास का रिवीजन, ठीक है, जो कि हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछला क्लास में बोला था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है हमारा, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअल में जैसा हमें दिखता है वो वैसा है नहीं। जैसे ये क्रॉस टाइप का आपको दिखता है, जैसे ये क्रॉस टाइप का आपको दिखता है, एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं। क्रॉस आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये 3D डायग्राम जब आप देखेंगे तो ये क्रॉस टाइप का आपको नहीं दिखेगा। क्लियर, तो ऐसा आपको दिखता है लेकिन ऐसा ये है नहीं। तो यहाँ पर 3D डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी 3D डायग्राम यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जो ये 3D डायग्राम आपको दिख रहा है ना, तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, पता ये चला कि ये ऐसा क्रॉसिंग ओवर वाला टाइप का ये डायग्राम नहीं है। जब मैं इसकी बात करूं तो इस स्ट्रक्चर को मैं समझाने के लिए मैं यूं समझाता हूं, जैसे मैं यहां पे नाइट्रोजनस बेस ऐसे जोड़ रहा हूं। ठीक है, आपने सीढ़ी देखा है गांव देहात में, जब छत वत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लाते हैं, उस पर पायदान होता है, तो 2 डंडा होता है एक लंबा सा और बीच में छोटा छोटा पायदान होता है। ठीक है, मतलब इस टाइप का आपने देखा होगा गांव देहात में सीढ़ी, देखा है ना। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, जब ये राइट हैंडेड फॉर्म में होता है, डबल हेलिक्स का साइलेंट फीचर ये राइट हैंडेड फॉर्म में होता है, इसीलिए हमें ऐसा दिखता है। समझ में आई बात। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है और यही क्या है, बैकबोन है, जिसमें कि पेंटोस शुगर और फॉस्फेट होगा, और यही क्या है, स्ट्रैंड। समझ में आई बात। नेक्स्ट अगर मैं इसी के बारे में अब मैं आगे बताने वाला हूं, ये तो थोड़ा सा हमारा पिछला क्लास का रिवीजन। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं 2 साइंटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। वो साइंटिस्ट हैं, एक क्या नाम है बोलिए जरा, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक।
जेम्स वाटसन साइंटिस्ट के बारे में एक बात बताऊं, वो आज भी जिंदा है। क्या है वो? आज भी जिंदा है जेम्स वाटसन। आप यहाँ पे विकिपीडिया देख लीजिए, वो आज भी जिंदा हैं। 92 एज को पहुंच गए हैं लेकिन आज भी जिंदा है न्यूयॉर्क में। ठीक है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों साइंटिस्टों को, फ्रांसिस क्रिक मर गए हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी एक्सेप्टेबल थ्योरी था। उसको पूरी दुनिया ने एक रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया है ना। उन्होंने डीएनए को क्या बोला? डबल हेलिक स्ट्रक्चर। तो मैं अगर डीएनए की बात करूं तो इनको साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, क्या था उनका नाम? बोलिए जरा। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक। ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर के क्या दिए हैं? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या बोला कि डीएनए क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है। और इन्होंने कुछ डीएनए के बारे में बताया। वो ये बताया इन्होंने कि डीएनए जो होता है वो बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर पेंटोज शुगर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ पे भी पेंटोज शुगर ड्रॉ किया हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे भी पेंटोज शुगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, मैं पेंटोज शुगर ही सिर्फ बता रहा हूँ, सारा लेबलिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। इसके साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? इसके साथ भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। यहाँ भी मैं नाइट्रोजनस बेस ले लेता हूँ, यहाँ भी मैं नाइट्रोजनस बेस ले लेता हूँ। तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर के क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड। अब एक स्ट्रैंड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए उसको हम नाम देते हैं क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉली मतलब बहुत, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डिफरेंस पता है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोसाइड में? जी पता होना चाहिए। और नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताया था मैंने कि आरएनए और डीएनए में फर्क क्या है। आरएनए के केस में यूरासिल पाया जाता है और डीएनए के केस में थामिन पाया जाता है। सारी चीज पिछले क्लास में बता रखे हैं, आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है। और इन्होंने ये बताया डीएनए के साइलेंट फीचर में कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो प्रेजेंट होता है, ये राइट हैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या? राइट हैंडेड मैनर में। समझ में आई बात? जैसे ऐसे ऐसे राइट हैंडेड मैनर में, लेफ्ट में राइट हैंडेड मैनर में। ठीक है। तो राइट हैंडेड मैनर में प्रेजेंट होता है ना डीएनए डबल हेलिक्स। ये चीज इन्होंने बताया। और इन्होंने एक चीज और बताया। क्या बताया? बोलिए जरा। कि जो डीएनए है वो जो प्रेजेंट होता है ना, डीएनए का डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो है वो एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे के। क्या होता है? एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वो कैसे? इन्होंने ये बोला कि एक का मुंह तो एक का पैर। आप ट्रेन में सफर किए हो ना, ट्रेन में सफर करते वक्त जब एक ही सीट कंफर्म हो और दो भाई जा रहे हो तो क्या होता है? एक का सर होता है, एक का पैर होता है, एक का सर होता है, एक का पैर होता है ना। तो ये एंटी पैरेलल टू ईच अदर सोए हुए हैं, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल उन्होंने क्या बोला? जैसे मान लीजिए एक डीएनए का स्ट्रैंड हमने ड्रॉ किया हुआ है ना, डीएनए का स्ट्रैंड। अगर मान लीजिए ये स्ट्रैंड का 5 डैश है तो इधर क्या होगा? 3 डैश। अब इसका 5 है तो यहां पर क्या करेंगे? 3 डैश और उसके बाद इसका 5 डैश। समझ में आया बात? एक्चुअल में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो वो ये मान लीजिए मैंने पेंटोज शुगर ड्रॉ किया हुआ है बहुत सारा, ठीक है। इधर भी मान लीजिए मैंने पेंटोज शुगर ड्रॉ किया हुआ है,
ठीक है। इस केस में मैं यूं बोल सकता हूं क्या कि हमारा ये एक हेलिक्स है, एक तो नीचे की तरफ जा रहा, कुछ ज्यादा नुकीला हो गया है, और एक ऊपर की तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे। चलो मैं नाइट्रोजनस बेस में क्या ले लेता हूँ, एडेनिन ले लेता हूँ, थायमीन ले लेता हूँ। दूसरे केस में थायमीन ले लेता हूँ, एडेनिन ले लेता हूँ। फिर इस केस में मान लीजिए मैं साइटोसिन ले लेता हूँ और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन से गुआनिन को जोड़ देता हूँ। और इस केस में फिर मान लीजिए मैं साइटोसिन ले लेता हूँ और इसको ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन से जोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने एडेनिन मान लो ले लिया, क्योंकि डीएनए के केस में क्या होगा, एडेनिन थायमीन से जुड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। पता ये चला कि अगर ये वाला पॉइंट 3 डैश है तो ये वाला 5 डैश, डैश बोलिए प्राइम बोलिए, प्राइम बोलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। और ये वाले के केस में ये वाला 5 प्राइम और ये वाला 3 प्राइम। समझ में आई बात? इतनी चीज़ें क्लियर है जी। तो बैकबॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, बैकबॉन्ड जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था जो कि हर एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा था, तो फॉस्फेट और पेंटोज शुगर दोनों मिला करके क्या कहलाता है, बैकबॉन्ड। समझ में? इतनी चीज़ें क्लियर है। ये सब चीज़ें हमें बताया किसने, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। कब बताया था, 1953 में। ये चीज़ भी नोट कर लें, कब बताया था, 1953 में। ठीक है। अब जो है इन्होंने ये बताया था, डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर दिया था, जब ये स्ट्रक्चर उन्होंने बताया तो इस केस में एडेनिन थायमीन से जो जुड़ रहा था, तो इनका कॉन्सेप्ट भी यही था कि जितने अमाउंट थायमीन के होंगे उतने ही किसके होंगे, एडेनिन के होंगे। ठीक है। अगर 1000 थायमीन है तो 1000 एडेनिन। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, ये कॉन्सेप्ट प्रूफ करता है एक रूल को, उसको हम बोलते हैं चारगॉफ्स रूल। चारगॉफ्स रूल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था, चारगॉफ्स रूल क्या है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ pyrimidine। समझ में आई बात? इसीलिए इसका जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 1, क्योंकि अमाउंट इसका क्या है, सेम है इस केस में। समझ में आई बात? तो ये हमें चारगॉफ्स रूल को भी, जो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इसको भी प्रूफ कर दिया। तो भाई जब ये वाटसन साहब जब ये चीज़ बता दिए हैं, क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो ये कैसे आप बोल रहे हैं कि उसने प्रूफ किया उसको भी? तो फिर जो साइंटिस्ट आए थे चारगॉफ्स, उनको बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक है, इनका जो ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बताया था हमें, स्ट्रक्चर जो हमें दिया था डबल हेलिक्स वाला, इनसे पहले ही चारगॉफ्स रूल, यानी जिन जो साइंटिस्ट हमारे चारगॉफ्स थे वो हमें बता चुके थे कि pyrimidine इज इक्वल टू प्यूरिन। समझे ये कॉन्सेप्ट, जितना प्यूरिन प्रेजेंट होगा उतना pyrimidine। तो ये चीज़ यहाँ से हमें पता चल गया जेम्स फ्रांसिस वाटसन के बारे में, क्रिक के बारे में। क्या क्या हमने बोला कि 1953 में ये साइंटिस्ट हमें डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर हमने बताया, साइंटिस्ट ने बताया। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया कि भाई जो मेडअप होता है डबल डीएनए का स्ट्रक्चर, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। फिर उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर राइट हैंडेड मैनर में होता है। फिर उन्होंने बताया कि एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे के। समझ में आई बात? फिर ये बताया कि जितने थायमीन, एडेनिन, ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे चारगॉफ्स रूल साहब भी यही कह रहे हैं। ठीक है।
अब हम अगर थोड़ा सा आगे चलें साइंटिस्ट से हट के, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक थे, इन्होंने जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर दिया था, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है दो साइंटिस्ट और, उनका नाम है क्या, मॉरिस, विल्किन मॉरिस और फ्रैंकलिन, क्या, फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट हैं। ये दोनों साइंटिस्ट का जो प्रोडक्शन था, इन्होंने जो दिया था वो था हमारा एक्स रे डिफ्रैक्शन। तो बेस्ड ऑन द एक्स रे डिफ्रैक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस एंड फ्रैंकलिन, ये दोनों साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ अगर मैं बताऊं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है जो हमें बताया गया है, एक्चुअल साइंटिस्ट ने बताया हमें, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। अब वो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्टेंस डीएनए के पास क्या क्या होते हैं। आइए हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या, एक डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्या होगा इसके अंदर, ये बेस पेयर्स, ये लीजिए, अब ये स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है हमें, एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं, समझ में आए बात। ये वही डायग्राम को अमेजिंग कीजिए, जामा मस्जिद की आपने सीढ़ी देखी है, मीनार की, अगर आप यूं ही देखें सीढ़ी को तो आपको ऐसा लगेगा ऐसे है सीढ़ी, ओवरलैप कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, मैं अगर इसको यूं चक्कर करूं तो इस पोजीशन में आके आपको क्या दिख रहा होगा, ओवरलैप कर गया। आधा मार्कर थोड़ी है, मार्कर तो पूरा है, देखो आपको आधा दिख रहा है। तो ये ऐसे जो सर्कुलर फॉर्म में हुआ, राइट हैंडेड फॉर्म में, तो आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर क्रिस क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आई बात, कैसा है वो चीज़, आइए हम लोग देखते हैं। वो ऐसा है कि जब हम, वही चीज़ें जब हम स्पाइरल एक सीढ़ी को हम देखते हैं, तो जब हम उस सीढ़ी पे होते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई सीढ़ी का जो जितना लेंथ विड्थ वगैरह है वो उतना ही है, बाहर से देखने में हमें लग रहा है कि कम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप यूँ समझेंगे कि हर जगह क्या है, इक्वल है। यहाँ पर ऐसा नहीं है क्रॉस किया, यहाँ पर भी ऐसा ही है, बस सर्कुलर होने की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। समझ में आई बात। अब बच्चों एक चीज़ हम बताते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर है, आपका बेस पेयर, ये वाला एक बेस पेयर, यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हैं 0.34 नैनोमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं नैनो को लिख करके 0.34, गलत हो गया, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जो एक टर्न है, वन टर्न, एक टर्न की बात करूं तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो यहां से लेकर के मैं यहां तक देखूं, उसका डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन, या फिर यूं बोलिए आप 0.34 एंगस्ट्रॉन होगा, 3 पॉइंट नहीं होगा, 34 एंगस्ट्रॉन, या फिर आप यूं बोलिए 3.4 नैनोमीटर, या फिर आप यूं बोलिए 3.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। समझ में आई बात। अभी तक क्या देख लिया हमने कि दो नाइट्रोजनस बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और जो एक पिच है। अच्छा, पिच कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मैंने डीएनए का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना, तो डीएनए का डायग्राम में आप एक एस बनाओ, और ये एस जो होगा आपका, ये आपको एक टर्न हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वन टर्न। क्या समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए यहां से लेकर के अगर मैं एस बनाने की कोशिश करूं, ये बना एस, बना कि नहीं,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक टर्न है। एक्चुअल में आप कैसे देख रहे हैं कि सर ये भी आ गया, ये भी आ गया। एक टर्न क्या होगा, जो हमारा एक एस है वो हमारा क्या होगा, एक टर्न होगा। तो एक टर्न का डिस्टेंस क्या है, 34 एंगस्ट्रॉन। और हर टर्न में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर। कितने, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब आप ये बता सकते हैं कि 10 बेस पेयर्स है हर टर्न में, है ना। और इसको 34 को 10 से अगर आप ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 34 को 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका यही आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉन। समझ में आई बात। तो डिस्टेंस आपका यहां से भी निकल गया, क्योंकि एक पिच जो है इसका, एक टर्न जो है उसका डिस्टेंस कितना है, 34 एंगस्ट्रॉन। और एक पिच में, एक टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर है। इतनी चीजें क्लियर है। अब डीएनए का जो विड्थ होता है यहां से लेकर के यहां तक, जो डीएनए एक स्ट्रैंड की चौड़ाई है वो कितनी होती है, बोलिए जरा, 20 एंगस्ट्रॉन। कितने, तो डीएनए का जो विड्थ है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉन। समझ में आई बात। क्या क्या देख लिया, बेस पेयर का डिस्टेंस हमने देख लिया, हमने एक टर्न का डिस्टेंस हमने देख लिया, कितने बेस पेयर है ये देख लिया, और विड्थ हमने देख लिया। इतनी चीजें क्लियर है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो चीज को समझना। वही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए ये मैंने एक डीएनए लिया हुआ है, तो भाई एक टर्न आप किसको बोल रहे हैं, मैंने बोला एक टर्न यहां से लेकर के यहां, 2 अपेंडेजेस स्ट्रक्चर इसमें आ गया है, इसको हम एक टर्न बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला एक एस वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बोलिए जरा, एक टर्न, जिसका ही कितना है, 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। क्योंकि अभी जितनी चीजें मैं बताने वाला हूं डीएनए पैकेज में, ये सारी चीजें, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब आइए हम देखते हैं क्या, थोड़ा सा ये फ्रांसिस क्रिक के बारे में याद रखिएगा, है ना। 1953 में इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने बोला कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है राइट हैंडेड मैनर में होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, और इन्होंने बोला एंटी पैरेलल में अरेंज्ड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा डीएनए पैकेजिंग स्टार्ट होने से पहले हम देख लेते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा। क्या देख लेते हैं, सेंट्रल डोग्मा। पता चला नाइंसाफी हो जाएगी, तो इसीलिए हम क्या देख लेते हैं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रांसिस, कौन, फ्रांसिस क्रिक। वो साइंटिस्ट बताए हैं, पता है क्या, कि जो सेंट्रल डोग्मा है वो सेंट्रल डोग्मा एक यूनिडायरेक्शनली इंफॉर्मेशन फॉलो होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। तो उन्होंने ये बोला कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या बोला उन्होंने, कि यूनिडायरेक्शनली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट आए जो बीच में टांग अड़ा दिए, कहा सर जी आप यूनिडायरेक्शनली गलत बोल रहे हैं, कभी कभी सर्कुलर मैनर में भी होता है और कभी कभी रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया था वो ये बताया था कि अगर ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन। क्या होगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होने के बाद ये डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमआरएनए में, होगा कि नहीं। डीएनए से एमआरएनए का बनना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, या आरएनए का बोल लो, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद ये आरएनए का जो इंफॉर्मेशन है वो आगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन कन्वर्ट होगा, तो क्या बना लेगा, प्रोटीन। समझ में आई बात। तो जो आरएनए से प्रोटीन बना, ऐसे मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो हमारे जो सेंट्रल डोग्मा बताने वाले फ्रांसिस क्रिक साहब थे, कौन, फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने बताया यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। उन्होंने बोला कि डीएनए के अंदर एप्लीकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जाकर के वो प्रोटीन इस ट्रांसलेशन होता है। ये चीज इन्होंने बता दिया। ठीक है,
जो कि नॉर्मली यही देखने को मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट आते गए और अपना अपना तजुर्बा दिखाते गए। साइंटिस्ट ने बोला, कुछ साइंटिस्ट है कि सर जी आप जो बता रहे हो यूनिडायरेक्शनल है, कभी कभी सर्कुलर फॉर्म में भी होता है। यूनिडायरेक्शनल है और कभी कभी क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में भी होता है, जहां से शुरू हुआ वहां भी आ गया। तो ऐसे टर्म को वो साइंटिस्ट बोले कि जो इन्होंने बताया है सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक साहब ने, ये है वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो फ्रांसिस क्रिक साहब ने बताया यूनिडायरेक्शनल है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये चीज बताया था, लेकिन साइंटिस्ट आए तो बोलने लगे सर आप सही कह रहे हैं यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वन वे फॉलो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, एक ही वे में फॉलो हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई तू बता दे क्या है ना, ऐसा नहीं होता, मैं ऐसे बोल रहा हूं। उन्होंने बोला कि सर कभी कभी जो होता है वो सर्कुलर मैनर में भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। सर्कुलर वे ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उन्होंने क्या बोला कि जो सर डीएनए है, इस डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन से फिर बनता है क्या, आरएनए, और आरएनए से फिर बनता है क्या, डीएनए। समझ में आई बात। इन्होंने क्या बोला कि सर्कुलर वे ऑफ फॉलो जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है कि डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, फिर प्रोटीन से आरएनए, फिर डीएनए, तो क्या सर्कुलर फॉर्म में हो गया ना। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि सर फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल समटाइम्स सर्कुलर से भी कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। फिर एक साइंटिस्ट कुछ दिन बाद आ गए, वो भी अपना तजुर्बा दिखाने लगे। उन्होंने बोला कि ये दोनों तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं जो एक्सपेरिमेंट किया हूं उसमें मुझे रिवर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है, रिवर्स। उन्होंने क्या बोला कि जो इसको मिटा दूं, हाँ थोड़ा मिटा रहा हूं मैं इसको, आप पीछे जाकर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उन्होंने ये बोला कि जैसे मान लीजिए डीएनए से क्या बनना था, आरएनए, है ना। आरएनए में क्या हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जाहिर सी बात है आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए। अब फिर जाकर के डीएनए से क्या, आरएनए बना। अब आरएनए से फिर जाके क्या बना, प्रोटीन। समझ में। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिल गया कि डीएनए से आरएनए बनना था, लेकिन आरएनए में हुआ क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वो बना लिया डीएनए, फिर बना आरएनए, फिर जाके प्रोटीन। इतनी चीजें समझ में आई। ये चीज इन्होंने बताया। इसका जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, आरएसवी, रॉस सार्कोमा वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिस्ट ऐसे नहीं बोले, प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। किसके बारे में, रॉस सार्कोमा वायरस, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इन्होंने बोला, वो क्या है, HIV यानी रेट्रोवायरस। ठीक है। कोरोना वायरस भी होगा सर, पता नहीं, ठीक है। तो रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता चला क्या है। तो ये तो था हमारा सेंट्रल डोगमा। अब बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए पैकेजिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको अगर मिटाऊं तो मिटा दूं, आपका क्या चलेगा, मेरा ही चलेगा, मेरे हाथ, मैं ही मिटा सकता हूं, आप थोड़ी मिटा दोगे आप। तो आइए अब हम जा रहे हैं मिटाने को। मिटा दिया मैंने, ये लीजिए, काम खत्म। अब मुझे पढ़ाना है डीएनए पैकेजिंग। व्हाट इज डीएनए पैकेजिंग, अरेंजमेंट ऑफ डीएनए इन अ शॉर्ट स्ट्रक्चर। एक छोटा सा, इन ए स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर में डीएनए का अरेंजमेंट।
हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर पैक्ड इन अ शॉर्ट स्ट्रक्चर इन अ स्मॉल स्ट्रक्चर। एक छोटा स्ट्रक्चर में इतना लंबा डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है, उस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस चीज को पढ़ने से पहले अभी बताइए, हमने नाइट्रोजेनस बेस पेयर जो था उसका डिस्टेंस अभी हमने आपको बताया कितना है, बोल देख के ही बता दे, थोबड़ो देख के ही बता दो कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉन, या फिर यूं बोलिए 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब पिछला क्लास याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन जीनोम जो है इन डिप्लॉयड केस कितना बेस पेयर होता है उसमें, ह्यूमन जीनोम जो है उसके अंदर कितना बेस पेयर होता है, 6 डिप्लॉयड केस की बात कर रहे हैं, 2n 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। समझ में आया? जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको एक डीएनए स्ट्रैंड का पूरा क्या दिख जाएगा, लेंथ। वो कैसे, देखिए जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला तो कैंसिल हो जा रहा। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा टोटल 2.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ये जो ये स्ट्रक्चर है ये ग्रेटर देन है किससे, क्या ये ग्रेटर देन अ डायमेंशन ऑफ अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियस के डायमेंशन की, वो होता है 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर हुआ। इसके अंदर ये 2.2 मीटर का हेलिक्स ये स्ट्रक्चर कैसे अरेंज्ड है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे एक क्वेश्चन बोल सकता हूं कि सर हाउ इज पॉसिबल सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर आर पैक्ड इन अ स्मॉल स्ट्रक्चर। वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने यहां पर देख लिया। अब आइए हम डीएनए पैकेजिंग दो केस, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में देखना है। असल तो हमें यूकैरियोट के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ना है, एनसीईआरटी बोल रही है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा रे, है ना। प्रोकैरियोट के केस में ये बताइए प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट का डिफरेंस। प्रोकैरियोट के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इसके पास नेकेड डीएनए होता है ना। इसके पास जो होता है वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, हम ऐसे ही बोलते हैं, बहुत पहले से बोल रहे हैं। तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, है ना। थोड़ा डॉक्टर की राइटिंग के फॉर्म में है, याद कर लीजिएगा, वो आपकी दिक्कत है, मैंने बोल दिया। इन प्रोकैरियोट में भी हम ले लेते हैं क्या, ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या ले लेते हैं, ई कोलाई। इंजीनियर कुली, क्या पढ़ना है इसको, इंजीनियर कुली। इंजीनियर कुली मत पढ़ना, इंजीनियर का ई आर होता है। तो इस्टीचिया कुलाई, इस्टीचिया कुलाई का। अच्छा एक चीज बताओ पहले मुझे, हमारा डीएनए, तुम्हारा डीएनए, कुत्ता का डीएनए, बिल्ली का डीएनए, चूहा का डीएनए, छुछुंदर का डीएनए, हनी बी का डीएनए, सबका डीएनए, किसी का भी डीएनए हमेशा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। किसी का भी डीएनए हो, चाहे वो मोदी का हो, चाहे वो अमित शाह का हो, चाहे हमरा हो, चाहे किसी का भी हो, वो कैसा है, उसका डीएनए नेगेटिवली चार्ज। चाहे बराक ओबामा का हो, चाहे जो बाइडेन का हो, है ना, चाहे एक गरीब का हो, झोपड़ी में रहने वाले का, सबका डीएनए कैसा, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए को एग्जिस्ट करने के लिए वो उसको बाइंड करना पड़ता है पॉजिटिवली स्ट्रक्चर से, जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज हो। ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज हो। फील करो, बहुत मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, फील करो। वो कैसे,
अब मैं ये ई कोलाई की डीएनए की बात कर रहा हूं, क्या ई कोलाई की डीएनए की। अभी मैंने कसम खा के बोला है क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसको कोई स्ट्रक्चर चाहिए जिसके साथ ये बाइंड करे, जिसके साथ ये अटैच्ड रहे। तो इसके पास जो होता है ऐसा कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके पास कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन बोलते हैं, वो उसके साथ बाइंड करता है, उसके साथ हेल्ड करता है। तो इसका जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है हेल्ड विद सम प्रोटीन। सम प्रोटीन इसे बोल रहा हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बोल रही है। सम प्रोटीन में मैं जो बोल रहा हूं वो एनएपी यानी न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन है ना, इसको नैप भी बोलते हैं। इसके साथ ये क्या होता है, अटैच्ड होता है। और ये न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत नाम देते हैं, वो बोलिए न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो प्रोकैरियोट के केस में क्या याद रखेंगे आप, सर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये हेल्ड होता है कुछ प्रोटीन के साथ, एनएपी के साथ, और जहां पे ये हेल्ड होता है जिस स्ट्रक्चर के साथ, वो जिस जगह में होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट की तमाम यहां से कहानी खत्म, इसकी निकाल दो मैयत। अब हम आ जाते हैं यूकैरियोट में, जो हमें एक्चुअल पढ़ने हैं। किस में आ जाते हैं, यूकैरियोट में। यूकैरियोट की अगर हम बात करें, मेरे प्यारे बच्चों जिगर के टुकड़ों, तुम घर से क्यों नहीं आते हो कोचिंग में, तो सर केजरीवाल ने मना कर रखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। इधर आइए, अब हम आ जाते हैं किस पर, यूकैरियोट के केस में। किसके केस में, यूकैरियोटिक केस में। यूकैरियोटिक के केस में आते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वी हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वी हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हम एक पार्टिकुलर मैनर में प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यूकैरियोट का भी क्या होगा भाई, डीएनए की अगर हम बात करें तो इसका भी डीएनए होगा, एनएडी बोल रहा था मैं यार, डीएनए वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, लेकिन हमारा डीएनए जो है वो किससे अटैच्ड होता है, किसके साथ होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो बच्चों हिस्टोन प्रोटीन के टाइप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5 होते हैं। एक होता है H1, एक होता है H2A, एक होता है H2B, एक होता है H3, एक होता है H4। ठीक है, तो ये चारों पांचों हिस्टोन जो है ये मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। H1 के अलावा H2A, H2B, H3, H4 ये मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या ऑक्टा मतलब 8, मतलब 8 सर्कुलर स्ट्रक्चर। आपके एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है, एक ही सर्कुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखिए 8 सर्कुलर स्ट्रक्चर बना। और ये जो H1 है, H1 यहां पे इस टाइप से प्रेजेंट होता है जिससे डीएनए स्टैंड हेल्ड हो रहा होता है, ये क्या है, H1। समझ में आई बात। तो एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3, H4 ये सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बोलिए जरा, एक न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं ये डीएनए स्ट्रैंड देखो, ये रैप कर रहा है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ये क्या किया, रैप किया, मतलब धागे की तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया, और ये रैप किया और अटैच्ड हुआ किससे, H1 से। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब तक समझ में नहीं आ रहा था ना न्यूक्लियोसोम क्या है, तो यहां के लिए वेट कर रहे थे, तो देर से आया दुरुस्त आया। तो न्यूक्लियोसोम क्या है कि भाई जो हमारा डीएनए है वो डीएनए जिस स्ट्रक्चर से रैप्ड होता है, यानी हिस्टोन ऑक्टामर से, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। समझ में आई बात। अब आइए इधर आते हैं, ये न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम
ये न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट जो होती है, रिपीटिंग यूनिट, बार बार रिपीटिंग यूनिट जो होती है ये न्यूक्लियोसोम की, उसी वही फॉर्मेशन करता है किसका, क्रोमेटिन का। किसका, क्रोमेटिन का। हाँ सर अब समझ में आ रहा, अब लग रहा आप बाहर आ रहे हैं, अभी तक तो पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, अब हाँ बाहर आ रहे हैं। अब आइए, तो मैं आप बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियोसोम है इसी के रिपीटिंग यूनिट को, इसी के रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फॉर्मेशन करता है किस चीज का, क्रोमेटिन का। किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमेटिन फाइबर का। समझ में आई बात। अब उसको मैं समझाने की कोशिश करूं, मैंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर को मैं यहां पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखो, बस आपको ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोसोम। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर को मैंने इतना यहां पे अरेंज कर रहा हूं। मैंने लिया एक स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग लिया, ठीक है। स्ट्रिंग पर मैंने बीड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एनसीईआरटी आपकी बोल रही है, मैंने यहां पे ड्रॉ किया। क्या, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, बीड लाइक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, कर दिया। बच्चों ये बीड्स नहीं है, ये न्यूक्लियोसोम है। क्या है ये, यही न्यूक्लियोसोम, यही स्ट्रक्चर है ये। समझ में आई बात। ये न्यूक्लियोसोम आपको स्ट्रिंग पर दिख कैसा रहा है, कैसा दिख रहा है बोलिए जरा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसा दिख रहा है सर हमें, ठीक है। जब आप बहुत जूम करके देखेंगे तब आपको ऐसा दिखेगा। समझ में आई बात। अब ये जो स्ट्रक्चर है जो कि रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, एक स्ट्रिंग पर एक न्यूक्लियोसोम, 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सब क्या न्यूक्लियोसोम है। इसे हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। समझ में आई बात, आई बात, समझ में आई बात। तो ये हमें कैसा दिखेगा, ये जो हमें दिख रहा है ये हमें बीट्स, जस्ट लाइक कैसा दिखेगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। समझ लो, यही क्या हमारा क्रोमेटिन। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यूकैरियोट के केस में जो पैकेजिंग है वो क्या होता है, मोर कम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर प्रोकैरियोट। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं यूकैरियोट के बारे में कि पैकेजिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें देखा जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये जो होता है इसके पास एक सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पास हम क्या बोल सकते हैं कि इसके पास है भाई सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली ऐसे लिख दूं जरा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स। पॉजिटिवली चार्ज क्या, बेसिक प्रोटीन्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन। समझ में आई बात। मैंने आपको बता दिया हिस्टोन के टाइप्स H1 H2A H2B H3 H4, समझ में आ रही है बातें। फिर जाकर के ये H2A H2B H3 H4 ये ऑर्गेनाइज होकर के ऑक्टामर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर्स, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर हमने देखा क्या है, ये H1 है, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर्स में H1 पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर मैंने आपको बोल दिया ये टोटल जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए स्ट्रैंड्स रैप कर रहा है हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, ये टोटल को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या बोल रहे हैं हम, न्यूक्लियोसोम। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ये जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम के पास 200 बेस पेयर्स होते हैं। कितने, 200 बेस पेयर्स इन डीएनए हेलिक्स। समझ में आई बात। फिर मैंने क्या बोला कि ये न्यूक्लियोसोम जो है, ये न्यूक्लियोसोम क्या करेगा बोलिए जरा, इसी बार बार रिपीटिंग इसका जो यूनिट होगा ये आपस में कलेक्ट होकर के किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, क्रोमेटिन का। किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, क्रोमेटिन से का। और ये क्रोमेटिन जो है, ये क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में, क्रोमेटिन फाइबर्स। और यही क्रोमेटिन फाइबर्स में फिर क्या होगा बोलिए जरा, बोलिए। क्रोमेटिन फाइबर जो है, ये क्रोमेटिन फाइबर फर्दर क्वाइल्ड होगा। क्या होगा, फर्दर क्वाइल्ड होगा और कंडेंस्ड होगा एट मेटाफेज। उसके बाद ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम। समझ में आई बात।
अच्छा, ये चीज तो आपको यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई। मैंने क्या क्या बोल दिया आपको याद रखना है ये सारी चीजें। मैंने ये भी बोल दिया कि ये जो आपका न्यूक्लियोसोम था, ये न्यूक्लियोसोम एक जो स्ट्रिंग पर बीट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में क्या है सबके सब, ये न्यूक्लियोसोम है। क्या है सबके सब, न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बोल रही है कि कैसा दिखेगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग ऐसा दिखेगा। ठीक है, अच्छा ये तो इसकी बात होगी। अब मैं अगर एक बात बोलूं कि जो ये आपका क्रोमेटिन में जो ये क्रोमेटिन फाइबर जो बना आपका, इसमें जो आपका न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट हुआ है किसमें हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो एक टिपिकल न्यूक्लियस जो है, एक टिपिकल न्यूक्लियस, क्या टिपिकल न्यूक्लियस, टिपिकल न्यूक्लियस के केस में आपको क्या दिखेगा, कुछ पैकेजिंग जो है वो लूजली फॉर्म में दिखेगा जिसको लाइट स्टेन हम लोग बोलते हैं, और कुछ जो है वो डेंसली फॉर्म में दिखेगा। कुछ कैसा दिखेगा, लूजली प्रेजेंट, लूजली फॉर्म में आपको दिखेगा, कुछ डेंसली दिखेगा, डेंसली फॉर्म, कुछ डेंसली फॉर्म में दिखेगा। और जो लूजली में दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट स्टेन्स, और जो इसमें है उसको हम लोग डार्क स्टेंट बोल सकते हैं, डार्क स्टेंट्स। ठीक है, जो लूजली फॉर्म में प्रेजेंट है यानी इसको हम लोग नाम देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोल दिया कि जो एक टिपिकल न्यूक्लियस में आपको जो ये क्रोमेटिन दिखेगा वो किस फॉर्म में दिखेगा, कुछ तो लूजली फॉर्म में प्रेजेंट होगा पैकेजिंग, और पैकेजिंग आपको कुछ डेंसली फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो जिसको जो लूजली है उसको लाइट स्ट्रेन बोलते हैं, जिसको डार्कली उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेंसली फॉर्म में। इसको ऐसे समझिए कि जो पैकेजिंग जो थोड़ा लाइटली है, थोड़ा हटट के है, तो वो आपको थोड़ा सा लाइट इसलिए दिखेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे की कैपेसिटी है, तो मैंने उसमें 5 ही बैठाया हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लास थोड़ा लाइटली दिख रहा है ना, भरा भरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, यूक्रोमेटिन। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्रोमेटिन। समझ में आई बात। और जो आपको डेंसली फॉर्म में दिख रहा था, जैसे कि 10 बच्चे की कैपेसिटी है क्लास में, मैंने 17-18 बैठा दिए, मैंने 15 से ज्यादा बैठा दिया, तो आपको क्लास भरा भरा दिखेगा, डार्कली फॉर्म में दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लूजली फॉर्म में था, याद कीजिए, अगर कोई फॉर्म लूजली फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई पैकेजिंग लूजली है, लूजली कॉइल्ड है, तो जाहिर सी बात है जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब ये mRNA में कन्वर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है जल्दी हो जाएगा। जल्दी मान लीजिए भूकंप आ गया तो जल्दी भाग जाएगा सब बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आराम से ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं क्या, क्या बोल देते हैं, बोलिए जरा, कि ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, और यूक्रोमेटिन कैसा, लाइट स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है, और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन अभी मैंने बोला डेंसली फॉर्म में होगा, यानी इसका जो पैकेजिंग होगा वो डेंसली होगा, जो डार्क हमें दिखेगा। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि भाई ये ट्रांसक्रिप्शनली जो है, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। मतलब कि अब ज्यादा बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो वो ज्यादा बच्चे जब भूकंप आ जाएगा तो उसको भागने में दिक्कत होगा, पता चला सब एक दूसरे पर ही गिर रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो पैकेजिंग हम अभी कर रहे थे, ये पैकेजिंग को हाई लेवल पर जो पैकेजिंग होता है, हाई लेवल पर पैकेजिंग, तो ये रिक्वायर्ड करता है एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की। तो मतलब मैं क्या बोलता हूं कि द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हाई लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल प्रोटीन, एक और प्रोटीन की जरूरत होती है। उस प्रोटीन को हम लोग नाम देते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन।
इसको ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दूं ग्रीन पेन से ताकि आपको पता चले कि ये इसका डेफिनेशन है। वो है कि द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट high level required additional protein known as नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इतनी चीजें समझ में आ गई। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या है, तो चलिए हम लोगों ने यूकैरियोट के केस में भी देख लिया बच्चों, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट के केस में तो हमने सिर्फ इतना बोला था कि भाई डीएनए चाहे किसी का भी हो तो नेगेटिवली चार्ज होगा ही, तो उसको प्रोकैरियोट के केस में उसके पास कोई पार्टिकुलर प्रोटीन नहीं था। हम बोल रहे थे कि कुछ सम प्रोटीन्स इन न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है, हमने जिसको क्या नाम दिया था, NAP, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, समझे, एनसीईआरटी बोल रही है, उसके साथ ये क्या होते हैं, बाइंड करते हैं, हेल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट के केस में जो कि इसका पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके पास एक सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो क्या है, बेसिक प्रोटीन। क्या है वो बेसिक प्रोटीन, वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। एक्चुअल में ये बेसिक प्रोटीन की बात करें ना तो इसमें एक बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। वो कौन सा है, लाइसिन्स एंड आर्जिनिन्स। यही नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। हमने न्यूक्लियोसोम का भी फॉर्मेशन कर लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर के साथ डीएनए स्ट्रैंड रैप्ड होता है, तब जाकर के एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। और ये न्यूक्लियोसोम जिसके पास 200 बेस पेयर्स होते हैं, यही रिपीट होता है बार बार एक स्ट्रिंग पर, और क्या फॉर्मेशन करता है, बोलिए जरा, क्रोमेटिन का। समझ में आए बात। और ये क्रोमेटिन किस फॉर्म में चला जाता है, क्रोमेटिन फाइबर्स, और क्रोमेटिन फाइबर्स फर्दर क्वाइल्ड होता है और कंडेंस्ड होता है एट मेटाफेज, और जाकर के वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। समझ में आई बात। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। फिर हमने क्या बोल दिया कि एक टिपिकल न्यूक्लियस, उसमें आपको जो पैकेजिंग दिखेगा क्रोमेटिन का, या तो वो लूजली फॉर्म में दिखेगा या फिर वो डेंसली फॉर्म में दिखेगा। लूजली फॉर्म में दिखेगा तो जाहिर सी बात है लाइट स्ट्रेन हमें दिखेगा, और अगर डेंसली फॉर्म में दिखा तो डार्क स्ट्रेन हमें दिखेगा, ठीक है। अगर लाइट स्ट्रेन हमें दिख गया तो उसको हम लोग यूक्रोमेटिन बोल रहे हैं, जो लूजली फॉर्म में प्रेजेंट है पैकेजिंग, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। मैंने एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद इस फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। फिर हमने बोला कि भाई डीएनए पैकेजिंग जो होता है हाई लेवल पर, उस केस में एक एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है विच इज नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या है कि द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हाई लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल प्रोटीन नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ठीक है बच्चों, तो हमने डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट में भी देख लिया और यूकैरियोट में भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है द सर्च जेनेटिक मटेरियल, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने में फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट का इसमें रोल है, और इनका जो वो चूहा वाला कॉन्सेप्ट था अभी हम बताएंगे। उसके बाद फिर 3 साइंटिस्ट और आए थे जिन्होंने और जेनेटिक मटेरियल खोज किया था। वो कौन है बोलिए जरा, वो हैं एवरी, मैकलॉड और मैकर्टी। उसके बाद फिर 2 साइंटिस्ट आए थे, कौन बोलिए जरा, हर्शे और चेज। इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब वो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। तो आइए अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना। क्या देख रहे हैं हम, एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का खोज, ठीक है। तो इनके लिए मैंने अभी अभी आपको बोला कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एक ग्रिफिथ साइंटिस्ट और 3 ये दोस्त, एवरी और मैकलॉड और मैकर्टी और अल्फ्रेड हर्शन, मार्था चेज, ठीक है। अब आइए हम सबसे पहले एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये चीज नहीं समझी तो आप फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेस होना है आपको। आइए मेरे साथ आइए, लगिए। मैंने बोला फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट, इन्होंने इन 1928 में एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? गेव ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने एक हमें प्रिंसिपल दिया था, उसको हम लोगों ने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि जब इन्होंने लास्ट में एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा था कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं, इसीलिए इन्होंने क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हम क्या देखेंगे कि बैक्टीरिया को उन्होंने लिया था, वो भी बैक्टीरिया कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कौन सा बैक्टीरिया लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर से देखिए, ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने टर्म दिया था कौन सा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, उन्होंने बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को कॉलोनीज के हिसाब से उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन? एक तो क्या था, उन्होंने रफ या स्मूथ कॉलोनी और एक दूसरा रफ कॉलोनी। ठीक है, स्मूथ कॉलोनी वाले को उन्होंने नाम दिया आर स्ट्रेन, ये सॉरी एस स्ट्रेन, और रफ कॉलोनी वाले को उन्होंने नाम दिया आर स्ट्रेन। क्लियर है? उन्होंने कॉलोनी दो लिया, एक स्मूथ कॉलोनी और दूसरा रफ कॉलोनी। ठीक है, यानी ये हमेशा कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करते थे उनको स्मूथ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया बोला, यानी उसको एस स्ट्रेन नाम दिया, और जो हमेशा रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करते थे उस बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन नाम दिया। इतनी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट, जो स्मूथ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया थे उसके पास जो उसका कॉट था वो क्या था? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कॉट था उसके पास, और ये वायरुलेंट थे, यानी दे कॉज निमोनिया, ये डिजीज कॉज करने वाले। कौन? एस स्ट्रेन। और आज आर स्ट्रेन में डू नॉट हैव पॉलीसेक्राइड कॉट एंड नॉन वायरुलेंट, नो कॉज निमोनिया, है ना, पी फॉर निमोनिया। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि हमारे जो ग्रिफिथ साहब थे उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया दो लिया। ठीक है, अब इनका एक्सपेरिमेंट हुआ क्या? अब आ जाते हैं हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट पर। आप किस पर आ जाते हैं? एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में उन्होंने क्या किया कि बच्चों एक चूहा लिया। क्या लिया? बोलिए जरा। एक माउस लिया। माउस कैसे बनाओ? कैसे बनाओ? यार जैसे भी बने, ऐसे थोड़ी होता है मुंह। चलिए यार, ये हमने माउस लिया एक। ठीक है, सर चिड़िया बन गया है। तो दुम देख रहे हो बड़ा सा है, तो चिड़िया नहीं बना ना, माउस बना। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा चूहा बना दूं। सर हाँ, ये चूहा बन गया। चूहा देखने आए हो क्या? अरे नहीं, अब तो मछली बन गया। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि बच्चों उन्होंने क्या किया कि इस जिंदा चूहा में, ये चूहा कैसा है भाई? लिव्ड है। मैं यहाँ पे लिख दूं, है ना, लाइव। ये भी लाइव। अब इसमें क्या किया उन्होंने? एस स्ट्रेन को क्या किया? इंजेक्ट किया डायरेक्ट। क्या किया? इंजेक्ट। जैसे ही एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया उन्होंने क्या देखा कि ये चूहा के अंदर निमोनिया हो गया, और चूहा क्या कर गया? डाइट। फौरन से पहले क्या हुआ? मर गया। माउस डाइट। ठीक है, फिर दूसरे चूहा में उन्होंने क्या डाला? आर स्ट्रेन। और आर स्ट्रेन को देखा कि भाई चूहा माउस जो है वो क्या है? जिंदा है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। पहला एक्सपेरिमेंट क्या? पहला एक्सपेरिमेंट, आर स्ट्रेन को उसने जिंदा चूहा में डाला तो वो चूहा मर गया। बहुत देहाती लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। दूसरे में क्या किया उन्होंने? जिंदा चूहा के अंदर उन्होंने आर स्ट्रेन को डाल दिया, चूहा जिंदा रहा। क्लियर हुआ? अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने क्या किया कि इस स्ट्रेन को उन्होंने हीट कर दिया। नेक्स्ट मैं यहीं पे बता दूं, इधर बता दूं, है ना। आर स्ट्रेन को अब इन्होंने क्या किया? चलो एस स्ट्रेन लू ना पहले। एस स्ट्रेन को इन्होंने क्या किया? हीट कर दिया। तो हीट किल्ड।
एस स्ट्रैंड। अब इन्होंने इंजेक्ट किया किसमें, माउस में। अब माउस को देखा कि अभी तक माउस क्या है भाई, जिंदा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब पता ये चला कि जब ये एस स्ट्रैंड को उन्होंने हीट किल्ड किया तो अब ये वायरुलेंट नहीं रहा, अब इसके पॉलीसेकेराइड वगैरह क्या हो गए, डैमेज हो गए, अब ये वायरुलेंट नहीं रहा, अब ये निमोनिया कॉज नहीं किया, तो माउस क्या है, जिंदा। नेक्स्ट में उन्होंने फिर क्या किया कि एस स्ट्रेन तो लिया, एस स्ट्रेन तो लिया, हीट किल्ड लिया वो भी, प्लस एस स्ट्रेन के साथ साथ इन्होंने आर स्ट्रेन भी लिया। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, आर स्ट्रेन भी लिया। अब क्या हुआ कि जब इसको इंजेक्ट किया, दोनों को मिक्स करके, जब दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि भाई ये माउस जो था, जो कि जिंदा था, वो क्या हो गया, फाइनली मर गया, डाइट। माउस क्या हुआ, मर गया। तो यहां पर उनका दिमाग घुमा कि भाई जब मैंने ऐसे स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, अब फिर मैं माउस में डालता हूं तो माउस जिंदा है, चूहा जिंदा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब मैंने यही सेम चीज आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके डाल रहा हूं तो माइस मर जा रहा है। समझ में आई बात। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया था, इससे कुछ चीजें, कुछ जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफर हो गया किसमें, आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को उसने क्या कर दिया, वायरुलेंट। अब आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया तो आर स्ट्रेन क्या हो गया, माउस में निमोनिया कॉज कर दिया और माउस मर गया। समझ में आई बात। आइए मैं बताता हूं आपको उन्होंने क्या बोला कि ये एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था, इसके अंदर कुछ सम मटेरियल्स क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन अब क्या हो गया, वायरुलेंट। वायरुलेंट हुआ तो ये क्या किया, निमोनिया कॉज किया। निमोनिया कॉज किया तो क्या हुआ, माइस डाइट। समझ में आई बात, माउस क्या हुआ, मर गया। समझ में आई बात। तो ये जो कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही थी आर स्ट्रेन में, इसी को उन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ में आई बात। क्या देखा अभी तक एक्सपेरिमेंट में, काफी इंपॉर्टेंट चीज। उन्होंने एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन को चूहा में डाला तो चूहा मर गया, आर स्ट्रेन को डाला तो चूहा नहीं मरा। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और उसके बाद चूहे में डाला तो चूहा नहीं मरा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने वही हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। अब फिर चूहे में डाल रहा है तो चूहा मर जा रहा है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एस स्ट्रेन हमारा हीट किल्ड बैक्टीरिया था, उसमें से कुछ चीजें ट्रांसफर हुई किसमें, आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन क्या हो गया, वायरुलेंट। अब वो निमोनिया कॉज कर दिया और वो मर गया। समझ में आई बात। तो उन्होंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं हम लोग, किस पर, एवरी मैक्रोड और मैकर्टी, इन पर आ जाते हैं। इनको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बोल दूं कि थोड़ा सा इनके नाम पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स लिया। मतलब कि उन्होंने जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, इन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट था आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, इन्हीं के बेसिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बस फर्क किया था कि इन्होंने कुछ एंजाइम्स का यूज किया। इन्होंने क्या किया कि दे डिस्ट्रॉय बायोमोलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। जैसे प्रोटीन को उन्होंने एक बार डिस्ट्रॉय किया विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन का डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो जाएगा, प्रोटीएज। और आरएनए को उन्होंने डाइजेस्ट किया, आरएनएज, और डीएनए को डाइजेस्ट किया। अब उस चीज को समझिए, तीनों साइंटिस्ट एवरी, ऑसवाल्ड एवरी और कॉलिन मैकलॉड और मैकलिन मैकर्टी 1933 to 44 इसी के बीच में इन्होंने क्या दिया, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है,
इन्होंने क्या किया कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स ग्रिफिथ साइंटिस्टिक बेसिस पर इन्होंने उसी का किया, उसी आर स्ट्रैंड और एस स्ट्रैंड पर उन्होंने, लेकिन क्या किया कि कुछ एंजाइम्स उन्होंने यूज किया। अब देखिए मैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, प्लस एक बार में इन्होंने क्या लिया, प्रोटीएजेस, प्लस इन्होंने क्या लिया, बोलिए जरा, आर स्ट्रेन लिव्ड। ठीक है। अब इस केस में उन्होंने क्या देखा कि भाई जो हम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे थे दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वहां पर क्या हो रहा था, बोलिए जरा, ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा था, मतलब पता ये चला कि जब हम प्रोटीएसेस लेते हैं, जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो वहां पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहा। समझ में आई बात। नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या लिया, एस स्ट्रेन प्लस, सॉरी एस स्ट्रेन हीट किल्ड ही बोल दो, एच के बोल दूं तो चलेगा, हीट किल्ड प्लस आरएनएज, क्या लिया, सॉरी आरएनएज प्लस आर स्ट्रेन। इस केस में उन्होंने क्या देखा कि जो वो ट्रांसफर कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने देखा कि अब भी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा। तो पता ये चला कि यहां पर आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है। अब थर्ड केस में उन्होंने क्या किया कि सेम एस स्ट्रेन लिया प्लस हीट किल्ड बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन वाला, प्लस डीएनएज, मतलब जो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। प्लस सेम चीज आर स्ट्रेन लिव्ड। इस केस में उन्होंने क्या देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होना था, वो जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, नो ट्रांसफॉर्म्ड, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नोट मत लिखो, नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ। तो पता ये चला कि जब हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इन्होंने भी यही बोला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो डीएनए है। समझ में आई बात। इस केस में उन्होंने क्या बोला कि भाई आर स्ट्रैंड हीट किल्ड हमने लिया। ठीक है। अब इसको क्या करना था कि भाई ये आर स्ट्रैंड को क्या कर देता, वायरुलेंट कर देता, लेकिन वहां पे हमने प्रोटीएसेस एंजाइम यूज कर दिया था। समझ आया बात। उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा था, मतलब एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को क्या कर रहा था, बोलिए जरा, वायरुलेंट कर दे रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या देखा, एस स्ट्रेन हिट कर लिया प्लस आरएनएज लिया, तो फिर भी इस केस में भी आर स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, बोलिए जरा, इन्फेक्ट कर दिया, वायरुलेंट कर दिया। इस केस में एस स्ट्रेन लिया हिट किल प्लस डीएनएज प्लस आर लिया। तो इस केस में उन्होंने क्या देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनएज था, उसको आपने जब डाइजेस्ट कर दिया विद हेल्प ऑफ डीएनएज एंजाइम, अब वो आर स्ट्रेन को क्या नहीं कर पा रहा है, वायरुलेंट नहीं कर पा रहा, मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट था किनका, ओसवाल्ड एवरी और मैकलॉड और मैकर्टी का। समझ में आया बात, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, तो अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं हर्शे एंड चैज। ठीक है, दोनों के ऊपर आ जाते हैं। इस केस में देखिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने क्या बोला था, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने ये बात कह दी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट। ये अपने एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने कह दिया था। ठीक है।
कैसे, वो चीज अब मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने वायरस लिया, एक वायरस लिया, इस वायरस को उन्होंने दो मीडियम रेडियो एक्टिव का दो मीडियम लिया। एक तो क्या लिया, फॉस्फोरस मीडियम, रेडियो एक्टिव मीडियम बोलिए, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मीडियम, और दूसरा लिया इन्होंने सल्फर रेडियो एक्टिव मीडियम। क्लियर? अब ये जो वायरस फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मीडियम में था, इन्होंने क्या अब्सॉर्ब किया, इनको क्या देखने को मिला, बोलिए जरा, डीएनए रेडियो एक्टिव मीडियम। क्या देखने को मिला, डीएनए रेडियो एक्टिव। अब कैसे ये चीज, अब याद कीजिए, वायरस का जो स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की थोड़ा सा कोशिश करूं यहां पे, चलिए मैंने ये वायरस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ये लीजिए, हमने वायरस का स्ट्रक्चर बनाया। वायरस के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा होगा, ऊपर में प्रोटीन, प्रोटीन, बीच में क्या दिख रहा होगा आपको, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, यही दिख रहा होगा, बीच में डीएनए दिख रहा है आपको। हम जानते हैं बहुत पहले से कि डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो जिसकी वजह से इनको क्या दिखा वायरस में, बोलिए जरा, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मीडियम लेने की वजह से डीएनए रेडियो एक्टिव दिख गया। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस क्या है, डीएनए का कंस्टिट्यूएंट है, एक पार्ट है, मतलब डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको क्या दिख गया, डीएनए रेडियो एक्टिव। इस केस में क्या दिखा, सल्फर रेडियो एक्टिव मीडियम। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या है, सल्फर। सल्फर क्या होता है, प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट होता है। तो इसीलिए इस केस में क्या दिखा इनको, बोलिए जरा, यहां पर लिखा नहीं ना मैंने, इस केस में इनको देखा प्रोटीन रेडियो एक्टिव। इस केस में इसको डीएनए रेडियो एक्टिव दिखा, और इस केस में ये वायरस में क्या दिखा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव। क्यों प्रोटीन रेडियो एक्टिव दिखा? क्योंकि भाई मीडियम आपने प्रोटीन के कंस्टिट्यूट का लिया था। और इस केस में डीएनए रेडियो एक्टिव क्यों दिखा? क्योंकि मीडियम आपने डीएनए के कंस्टिट्यूएंट का लिया था। समझ में आई बात? तो इसीलिए अब तो इनको ये पता चल गया। अब क्या किया कि वायरस को सेम, ये एक वायरस प्रोटीन रेडियो एक्टिव लिया और एक डीएनए रेडियो एक्टिव लिया, ठीक है। जो उन्होंने प्रोटीन रेडियो एक्टिव लिया उसको उन्होंने बोला क्या, इन्होंने इसको बोला S35 और इनको इन्होंने बोला P32, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अभी तक क्या देख लिया हमने हर्ष और चैस के बारे में, इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस पर इन्होंने ये किया था एक्सपेरिमेंट, यानी T2 डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने ये चीज प्रूव किया था। कैसे? वायरस को लिया और उस वायरस को ग्रो करवाया दो मीडियम में, यानी एक वायरस को एक अलग मीडियम में ग्रो करवाया फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मीडियम में, और एक को सल्फर रेडियो एक्टिव में ग्रो करवाया। जिस वायरस को फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो करवाया था उसमें उसको रेडियो एक्टिव क्या दिखा, प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए दिखा। क्यों डीएनए दिखा? क्योंकि डीएनए का कंस्टिट्यूएंट होता है क्या, फॉस्फोरस। याद कीजिए उसमें फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होता है। अब इस केस में उनको क्या देखने को मिला, जिनको उन्होंने सल्फर रेडियो एक्टिव मीडियम में रखा था, प्रोटीन रेडियो एक्टिव। क्यों? क्योंकि सल्फर जो वो प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट होता है, इसलिए इनको ऐसा देखने को मिला। तो इसको नाम दे दिया उन्होंने क्या, S35, इनको इन्होंने नाम दे दिया क्या, P32। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सपेरिमेंट पर। अभी तक इसको ध्यान में रखिएगा, मैं इसको मिटा दूं जरा, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए इन्होंने, इनका क्या मजेदार चीज इन्होंने बताया। अब इन्होंने लिया ई कोलाई बैक्टीरिया, फ्रेश बैक्टीरिया। अब इन्होंने क्या लिया,
इकोलाई फ्रेश बैक्टीरिया। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे। इस वायरस को जो रेडियो एक्टिव डीएनए है जिसमें, उसको हमने P32 बोला, ठीक है। इसको क्या दिया उन्होंने, H75, जो इससे टैग किया था उसको H75 बोला, और जो फास्फोरस टैग किया था, रेडियो एक्टिव डीएनए जो शो किया था, उसको उन्होंने क्या बोला, P32। अब यहां तक तो क्लियर है, ये सब तो कोई खास नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक्चुअल में, देखते हैं एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने बाद में किया। उन्होंने लिया क्या, फ्रेश बैक्टीरिया इकोलाई। क्या लिया उन्होंने, फ्रेश बैक्टीरिया लिया, ठीक है। फ्रेश बैक्टीरिया हमने ले लिया, दोनों के दोनों इकोलाई। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं कि वायरस को इस पे क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट प्रोसीड करवा रहे हैं वायरस के थ्रू। अब देखिए, ये लीजिए, देखिए मैंने वायरस यहाँ पे बैक्टीरिया का साइज बड़ा लिखा है। जाहिर सी बात है, हम पहले से पढ़ते आ चुके हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत बहुत ज्यादा साइज में बड़ा होता है वायरस से, है ना। वायरस बहुत कम छोटा होता है साइज में, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलिए मैंने एक को बोला जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, जिसका प्रोटीन, इसमें भी देखिए डीएनए, इसमें भी देखिए डीएनए, ठीक है। जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, इसमें क्या है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव, इसमें क्या है भाई, डीएनए रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डीएनए रेडियो एक्टिव को P32, इसको हम क्या बोल देंगे, S35, ठीक है। यही बोला गया है आपके एनसीईआरटी में। अब आइए, अब हम क्या करवाते हैं, इन्फेक्शन। तो जाहिर सी बात है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा, पूरा वायरस तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है जेनेटिक मटेरियल जाएगा। इसमें भी क्या आया, जेनेटिक मटेरियल आया, ठीक है। ब्लेंडिंग करने के बाद इन्होंने क्या देखा, इसमें जेनेटिक मटेरियल आ गया, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या किया, सेंट्रीफ्यूज। अब आगे उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज। मैं 2 ही स्टेप में बता रहा हूं, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एनसीईआरटी में 3 स्टेप आपके दिए हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज। जब सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज क्या एक्चुअल में सेपरेशन है, क्या है वो, एक्चुअल में सेपरेशन है। जो सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्होंने क्या देखा कि वायरस का साइज बैक्टीरिया के साइज से बहुत छोटा है और बैक्टीरिया का साइज वायरस के साइज से बहुत बड़ा है। उन्होंने ये देखा कि नीचे में उसकी इस मशीन में नीचे में बैक्टीरिया क्या हो गया, साइज बड़ा है उसका, तो बैक्टीरिया नीचे में आके जमा हो गया, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि जो ऊपर में कुछ चीजें जमा हुई हैं उसको उन्होंने सुपरनेटेंट बोला। क्या बोला, सुपरनेटेंट, ठीक है। ग्रीन रेड से मैंने दर्शा दिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला जहां पर बैक्टीरिया आके जमा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। सेम इस केस में उन्होंने क्या देखा, सेम बैक्टीरिया जाहिर सी बात है साइज में बड़ा है तो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर इनको ऊपर में क्या दिखा, सुपरनेटेंट। तो जिस केस में डीएनए रेडियोएक्टिव था यानी P32 वाले केस में उन्होंने ये जो सेडिमेंट वाला पार्ट था उनके सेंट्रीफ्यूज मशीन में, इन्होंने क्या देखा कि यहां पर ये रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव है। लेकिन इस केस में उन्होंने क्या देखा, नो रेडियो एक्टिव। इन्होंने सुपरनेटेंट में क्या देखा कि यहां पर रेडियो एक्टिव नहीं है, नो रेडियो एक्टिव। लेकिन इन्होंने इस केस के सुपरनेटेंट में जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, इस केस में क्या देखा कि यहां पर रेडियो एक्टिव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पता ये चला कि जो बैक्टीरिया नीचे जमा हुआ था ये रेडियो एक्टिव शो किया, यानी सेडिमेंट वाला पार्ट। तो रेडियो एक्टिव तो तभी शो किया ना जबकि रेडियो एक्टिव डीएनए यहां पर आया। अब यहां जो बैक्टीरिया था यहां रेडियो एक्टिव शो नहीं हुआ, रेडियो एक्टिव शो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटीन यहां पर नहीं आया,
समझ में आई बात? तो यानी सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव शो किया, मतलब क्या पता चला कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन ऊपर ही ऊपर रह गया। तो इस मशीन को समझने से पहले आप ये चीज समझिए, साइज थोड़ा सा, बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है, जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में करेंगे तो वो साइज के हिसाब से वो थोड़ा भारी रहेगा, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर सुपरनेंट, उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सुपरनेटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सुपरनेटेंट है। ये क्या है, सुपरनेटेंट, जो क्या है, रेडियो एक्टिव है। यहां पर क्या है, सेडिमेंट, जो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो यहां से ये चीज प्रूफ हो गई कि रेडियो एक्टिव शो कहां हुआ, सेडिमेंट वाले पार्ट में, जहां पर बैक्टीरिया क्या हुआ, जमा हुआ है नीचे। तो पता ये चला कि डीएनए जो रेडियो एक्टिव था वो ट्रांसफर हो चुका है। समझ में आई बात? इस केस में नहीं हुआ क्योंकि यहां पर रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुआ। यहां पर सुपरनेटेंट तो हुआ, बट रेडियो एक्टिव तो हुआ, बट सुपरनेटेंट में हुआ। समझ में आई बात? तो फाइनली इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी शो कहां हुई है, सेडिमेंट यानी बैक्टीरिया वाले पार्ट में। यहां पर रेडियो एक्टिविटी कहां शो हुआ है, सुपरनेटेंट वाले पार्ट में। समझ में आई बात? तो चलिए, हम लोगों ने आज बहुत अच्छी चीज डिस्कस की है, ग्रिफिथ साइंटिस्ट और ये साइंटिस्ट तीनों के बारे में। एक बार मैं बोलता हूं, क्योंकि जितनी चीज समझाया मैंने, थोड़ा मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूं। ग्रिफिथ साइंटिस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन लिया था, यानी किसका कॉलोनी चूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का। ठीक है, आर स्ट्रेन को उन्होंने बोला रफ कॉलोनी की वजह से, एस स्ट्रेन को उन्होंने स्मूथ कॉलोनी की वजह से बोला। एस स्ट्रेन वाले को उन्होंने बोला कि दे हैव अ पॉलीसेक्राइड कॉट, और आर स्ट्रेन वाले को बोला दे डू नॉट हैव पॉलीसेक्राइड कॉट। एस स्ट्रेन वाले को उन्होंने वायरुलेंट बोला, और आर स्ट्रेन वाले को उन्होंने नॉन वायरुलेंट बोला। वायरुलेंट मतलब जो डिजीज कॉज करे, जो निमोनिया कॉज करे। अब उन्होंने दो चूहा को पकड़ा, दो चूहा को पकड़ने के बाद एक चूहा में उन्होंने एस स्ट्रेन डाला तो चूहा मर गया, एक चूहा में उन्होंने आर स्ट्रेन डाला तो चूहा नहीं मरा। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसने कि एक चूहा में एस स्ट्रेन हीट किल्ड, मतलब हीट के थ्रू उसको किल कर दिया, तो वो चूहे में डाला तो चूहा नहीं मरा, मतलब अब ये वायरुलेंट नहीं रहा। अगले केस में क्या किया उन्होंने कि वही हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया प्लस आर स्ट्रेन को लिया, और फिर जब मिक्स करके चूहे में डाला तो वो चूहा क्या हुआ, दोबारा से क्या हुआ, वो चूहा क्या देखने को मिला कि वो मर गया। तो पता ये चला कि जो हमारा एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया था, वहां से कुछ मटेरियल्स ट्रांसफर हुए हैं किसमें, आर स्ट्रेन में, जो कि आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया और ये निमोनिया कॉज कर दिया और वो चूहा मर गया। तो कुछ जो प्रिंसिपल्स जो ट्रांसफर हुए थे, इसीलिए उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट। समझ में आई बात? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में दिया था। ये तो उनका एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट आए हमारे एवरी, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉड और माइकलिन, क्या नाम है, माइकलिन मैकर्टी। ये तीनों साइंटिस्ट आए। तीनों साइंटिस्ट उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अब दोबारा से इन्होंने उसमें विद द हेल्प ऑफ एंजाइम से इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि भाई प्रोटीन जो बायोमोलिक्यूल था, जो प्रोटीन था, बायोकेमिकल था, हमारा प्रोटीन था, आरएनए था, डीएनए था, अब सबके लिए एंजाइम लिया उन्होंने। अब सब एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन लेते गए। वो एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, उन्होंने उसको लिया एक बार प्रोटीन को लिया, प्रोटीनेज एंजाइम को लिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हुए देखा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर एक बार उसने आरएनएस को लिया, फिर भी देखा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर एक बार उन्होंने क्या किया, डीएनएस को ले लिया। जब डीएनएस को लिया, डीएनए डाइजेस्ट हो गया। अब ये एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को ट्रांसफर मतलब वायरुलेंट नहीं कर रहा है। इस केस में ये पता चल गया कि यहां पर क्या है, डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। समझ में आई बात? नेक्स्ट आ गए हम साइंटिस्ट किन पर, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। अब इन्होंने ही ये प्रूफ किया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। समझ में आई बात? इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में असल में इन पर किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट। क्या किया पहले कि दो बैक्टीरिया लिया उन्होंने, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। रेड वाले बैक्टीरिया को मान लीजिए
ये सॉरी बैक्टीरिया नहीं लिया, वायरस लिया, वायरस ही बोल रहा हूँ ना। उन्होंने 2 वायरस लिया, ठीक है, 2 मीडियम प्रोवाइड किया। एक मीडियम उन्होंने क्या लिया, ऐसा रेडियो एक्टिव मीडियम जिसमें फॉस्फेरस हो, यानी फॉस्फेरस रेडियो एक्टिव लिया, और दूसरा मीडियम लिया सल्फर रेडियो एक्टिव। अब वायरस को फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव में डाला, ग्रो करवाया, तो वायरस का जो उसमें अंदर जो डीएनए दिखा वो कैसा, उसका डीएनए रेडियो एक्टिव दिखा। उस वायरस का डीएनए कैसा देखा, रेडियो एक्टिव। और जिसको सल्फर मीडियम में कराया उसका डीएनए कैसा दिखा, बोलिए जरा, उसमें क्या दिखा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव। डीएनए रेडियो एक्टिव क्यों दिखा था भाई फॉस्फोरस वाले मीडियम में, क्योंकि डीएनए का कंस्टिट्यूएंट है क्या, फॉस्फोरस। मैं बार बार बोल रहा हूँ। सल्फर प्रोटीन रेडियो एक्टिव क्यों देखा सल्फर वाले मीडियम में, क्योंकि सल्फर जो है वो प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट है। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये दिख गया। अब इन्होंने नाम दे दिया S35 और P32, क्योंकि वो उस मीडियम से अब्जॉर्ब कर रहा था फॉस्फोरस को, इसीलिए फॉस्फोरस वाला उसमें पार्ट दिख गया था, इधर से सल्फर, इसीलिए प्रोटीन वाला पार्ट दिख गया। खैर, अब क्या किया उन्होंने, 2 फ्रेश बैक्टीरिया लिया, एक पर रख दिया P32, एक पर रख दिया S35, ठीक है। P32 का मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव, S35 का मतलब प्रोटीन रेडियो एक्टिव। अब जब इन्फेक्शन कॉज करवाया, इन्फेक्शन प्रोसीड करवाया, जब डीएनए उसके अंदर चला गया, तो अब उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया मशीन से। अब उसको सेपरेट करना शुरू किया, क्योंकि उसको जांचना था। तो क्या देखा कि P32 वाला केस जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ था, उसमें बैक्टीरिया जाहिर सी बात है वायरस से बड़ा है साइज में, तो वो बैक्टीरिया नीचे में आके क्या हो गया, सेडिमेंट हो गया, जमा हो गया। सेडिमेंटेड पार्ट में नीचे क्या था, पूरे बैक्टीरिया था, और वो नीचे वाला पार्ट जो था सेडिमेंट वाला, वो रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव क्यों था, क्योंकि डीएनए रेडियो एक्टिव आ गया है इसमें, इसीलिए वो रेडियो एक्टिव दिखा। और जो सुपरनेटेंट वाला पार्ट था ऊपर वाला, वो रेडियो एक्टिव नहीं था। समझ में आई बात। नेक्स्ट वाले केस में उन्होंने क्या देखा, सेम बैक्टीरिया तो नीचे आया, लेकिन यहां पर सेडिमेंट वाले पार्ट में, S35 वाले पार्ट में क्या दिखा कि यहां पर रेडियो एक्टिव नहीं है। इसका जो सुपरनेटेंट वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट था, इसमें क्या दिखा इनको, ये रेडियो एक्टिव है। तो पता ये चला जो बैक्टीरिया हमारा यहां जमा हुआ था नीचे में, ये रेडियो एक्टिव है, मतलब कि रेडियो एक्टिव डीएनए हमारा इसमें हमें दिख गया। समझ में आई बात, क्लियर है। तो पता ये चला कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसीलिए इन्होंने बोल दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। समझ में आई बात, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके बाय।